नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट के बारे में कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट जो होते हैं उसको अकाउंटिंग इफेक्ट किस तरह से दी जाती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स है बहुत सारे बच्चे भी हैं जिसको ये टॉपिक में डिफिकल्टीज होती हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है वो है कि किस तरह से शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो पहला होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट इंक्लूड्स सो बहुत सारी आइटम्स सच एज जैसे कि आप पहले देखते हैं वेजीज सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये आपका शॉर्ट टर्म होता है। सेकेंड होता है शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस, यानी आपने जो आपको एनुअली लीव दी जाती है जिसका आपको पैसा दिया जाएगा। वेयर एज एन एब्सेंस आर एक्सपेक्टेड और टू अकर विद इन द 12 months after the end of this period in which the employees are rendered the relative employee services, यानी रिलेटिव एम्प्लॉय सर्विस के हिसाब से आप उसको एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज कॉम्पनसेटेड लीव को आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस पेबल विद इन द 12 months after at the end of the period in which employees rendered the related services, यानी एंड ऑफ द पीरियड आप जो सर्विसेज देते हो तो 12 महीने के बाद आपको उसके प्रॉफिट शेयर भी दिए जा सकते हैं या फिर बोनस भी दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे शॉर्ट टर्म में आती है। और एक है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हमें जानते हैं, मेडिकल केयर या फिर हाउसिंग, कंपनी आपको कार प्रोवाइड करेगी या फ्री या सब्सिडाइज फूड्स देगी या सर्विस फॉर करंट एम्प्लॉयज, यानी अलग अलग तरह की सर्विसेज देगी आपको। तो ये होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट। Accounting for short-term employees benefit is classified above in as simple as there is a no actual gain or loss is to be recognized. यहाँ पे किसी भी तरह का फायदा या फिर नुकसान नहीं होता। एंड एज देर आर द अकाउंटेड फॉर द ऑन अनडिस्काउंटेड बेसिस, ये अनडिस्काउंटेड बेसिस पे होता है, यानी उसके ऊपर कोई पेमेंट करने के अंदर कोई भी तरह का डिस्काउंटेड एप्लीकेबल नहीं होता है। Basic principles for accounting short-term employee benefits are that are undiscounted amount of the short-term employees benefit and should be recognized when the employees are rendered service। जब employees काम कर रहा है यानी अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसके अगेंस्ट में आप उसको अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। इट इज एन रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस, आप उसको खर्चा मानोगे करंट ईयर का। एंड अनलेस एन अदर another standard such as AS10, जिस तरह से दूसरा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 अगर एप्लीकेबल होता है तब आप उसको अलग ट्रीटमेंट दोगे, अदरवाइज आप उसको एक्सपेंस ही कंसिडर करोगे। जबकि ये AS10 होता है फिक्स असेट्स के लिए एंड रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ असेट्स, वो कॉस्ट ऑफ असेट्स के अंदर मैच होता है। So it is recognized as a liability in the amount of short-term benefits exceed amount of actual paid and spent, यानी जितना खर्चा किया है या फिर जितना बेनिफिट आपने उसको दिया है उससे अगर ज्यादा आपने उसको ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है तो ये हो जाता है हमारी लायबिलिटी। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी, दैट इज एन बेनिफिट एक्सीड्स अमाउंट एक्चुअली पेड, यानी बेनिफिट्स को ज्यादा आपने एक्चुअली पेड से ज्यादा है आपके बेनिफिट्स। तो नेक्स्ट थिंग इज इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज असेट्स अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी आपने अगर कम पेमेंट किया है जितना बनता है किसी एम्प्लॉय का, उससे कम पेमेंट किया है तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है यानी प्रीपेड है तो व्हेन द अमाउंट इज एक्चुअली पेड एक्सीड द अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म बेनिफिट, जो आपका बेनिफिट अमाउंट है उससे आपने ज्यादा पेमेंट कर दिया है तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय का कंपनी में से निकलता है 50,000 रुपये लेने का और आपने उससे ऑलरेडी 70,000 रुपये दे दिए हैं तो वो आपकी असेट्स हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को आपको एम्प्लॉय को देने हैं 50,000 रुपये और अब तक आपने सिर्फ 30,000 रुपये उसको पेमेंट किया हुआ है तो आपका 20,000 रुपये पेमेंट करना बाकी है तो वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। अगर आपने जितना पेमेंट किया है उतना पोर्शन तो आपका एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉग्नाइज हो ही जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट के अंदर बहुत बढ़िया चीज है जो आपको एग्जाम्पल में हेल्प करेगी। वेस्टेड एंड नॉन वेस्टेड बेनिफिट्स क्या होता है? तो देखिए टू टाइप्स की बेनिफिट्स होता है, वेस्टेड एंड नॉन वेस्टेड। वेस्टेड एम्प्लॉय बेनिफिट आर द एम्प्लॉयज बेनिफिट दैट आर नॉट कंडीशनल एंड द फ्यूचर एम्प्लॉय ऑन द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, यानी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। आपका प्रेजेंट जो वर्किंग कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज वेस्टेड वेस्टेड बेनिफिट्स कहते हैं। Non-vested benefits are the conditional upon the fulfillment of the future employment conditions। आप फ्यूचर की अगर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तभी आपको ये सारी चीजें मिलेगी।
जिसे हम कहते हैं नॉन वेस्टेड बेनिफिट्स। तो ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। एक एग्जांपल लेते हैं, इफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज टू बी बेनिफिशियरी अंडर दिस प्लान इज मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years, यानी आपको 5 साल तक काम करना है, करोगे तभी आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दिस बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर द प्लान वुड बी derived only when the employees complete the term of 5 years, यानी जब तक ये बेनिफिट्स का प्लान उसको कब मिलेगा, जब वो अपना 5 साल का कंपनी में वर्किंग लेंथ ऑफ सर्विस उसकी 5 साल हो जाएगी, 5 साल तक वो कंटिन्यूस काम करेगा तभी। तो ये आपका फ्यूचर डिपेंडेंट हो गया, ये कंडीशन हो गई फ्यूचर डेवलप एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये हो गया आपका नॉन वेस्टेड। तो in such cases it is not a vested benefit, that is non-vested benefit. If however the terms of employment provided that all the employee would be eligible irrespective of the period of service, यानी आपको कितने समय तक काम करना है, मिनिमम पीरियड इतना होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इट इज नोन एज वेस्टेड बेनिफिट। अगर ये फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेस्टेड बेनिफिट्स कहलाएगा। तो ये होता है मेजर डिफरेंस वेस्टेड एंड नॉन वेस्टेड बेनिफिट्स के बीच में। नाउ शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस क्या होता है? तो शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस का मतलब होता है कि दैट इज कॉम्पनसेटेड एब्सेंस मींस द पेड लीव्स जनरली all the employees package provided for the 3 types of leaves of absence to which an employees could be entitled, यानी जो उसने कमाया हुआ है, यानी जो कंपनीज हर साल एम्प्लॉइज को जो लीव्स देती है, तो एक पैकेज देती है कि इतनी सिक लीव्स मिलेगी आपको, इतनी कैजुअल लीव्स मिलेगी, इतनी पे लीव्स मिलेगी। तो वो जो लीगली आपको जो दिया रहता है उसको कॉम्पनसेट के बारे में, उसमें होता है टाइप 1, इट इज कॉल्ड एज एन एक्यूमुलेटेड कॉम्पनसेटिंग एब्सेंस एब्सेंस वेस्टेड, यानी आपका जो पिछली जो छुट्टी आपको मिली थी आपने उसका यूज नहीं किया है और आपका एक्यूमुलेटेड किया है, उसको कॉम्पनसेट करवा रहे हो उसके बारे में। So absence is permitted for an agreed number of days in annual period. एक साल में आपको फिक्स नंबर ऑफ डेज दिए जाते हैं, उतनी आप परमिटेड है, उतनी एब्सेंस आप कमांड कर सकते हैं। एंड द एम्प्लॉइज विल बी पेड द सैलरी एंड रिलेटेड कॉम्पनसेटेड फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस, यानी आप अगर एक महीने के अंदर आपने 12 दिन की अगर आपको छुट्टी मिलती है और 12 दिन के अंदर आप में से सिर्फ 4 दिन आपने एब्सेंस ली है, तो बाकी के 8 दिन की आपको सैलरी दे दी जाएगी, वो आपकी छुट्टी कंसिडर नहीं होगी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट एन अनअवेल्ड पोर्शन कैन बी एक्यूमुलेटेड, ऐसा हो भी सकता है कि आपकी जो आपने यूज नहीं की वो आपका कॉम्बिनेशन में होता रहेगा, उसको आप अभी छुट्टी मान ली जाएगी और वो कंबाइन होती जाएगी नेक्स्ट ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड्स, दैट इज पॉपुलरली नेम एज अ ऑन लीव, जिसे हम ऑन लीव कहते हैं। एंड टू द एक्सटेंट ऑफ कैरी फॉरवर्ड range between 90 to 210 days depending upon the terms of employment। वो अलग अलग कंपनी के अंदर अलग अलग होता है कि आप 90 दिन की छुट्टियां अगर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, वही कंपनीज में 210 दिन तक की वो एक्यूमुलेटेड कैपेसिटीज होती है। लेकिन आपने जो छुट्टी ले रखी, आपने सपोज एक महीने के अंदर 3 दिन की आपकी छुट्टी हो गई, आपने लीव ले लिया, अगर आप उसको कॉम्पनसेट करवा देते है ना, तो बाकी की जो आप तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तो कॉम्पनसेट नहीं करवा सकते। तो ये होता है शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेशन। बेनिफिट्स ऑफ द नेचर ऑफ द पेमेंट फॉर अनअवेल्ड लीव, यानी आपने जो छुट्टी नहीं ली है, कैन बी वेस्टेड एंड सच एज वेस्टिंग मे बी एंटाइटल्ड फॉर द एम्प्लॉई टू द पेमेंट फॉर अनयूज एंटाइटलमेंट ऑफ लीव्स ऑन द लीविंग ऑफ सर्विस, यानी जब आप जॉब छोड़ देते हो तो ऐसे केसेस में आपने जो छुट्टियां नहीं ली है वो छुट्टी के बारे में आपको पेमेंट दे दिया जाएगा फॉर द अनयूज एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब आपकी लीव जो होगी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, तो इसका मतलब आप अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास है कि वो होता है टाइप 2, इट इज कॉल्ड एज एन एक्यूमुलेटेड कॉम्पनसेशन एब्सेंस नॉन वेस्टिंग। पहले हमने वेस्टिंग दिखा था, अब नॉन वेस्टिंग। हमने आगे भी डिस्कस किया था बच्चों की वेस्टिंग और नॉन वेस्टिंग क्या होता है। तो फ्यूचर रिलेटेड होता है वो नॉन वेस्टिंग होता है, और जो प्रेजेंट रिलेटेड ही होता है उसे नॉन वेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे इफ द ऑल द रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स आर कंपेरेबल, एक्सपेक्टेड द एम्प्लॉइज आर नॉट टू एंटाइटल्ड टू एनी पेमेंट इन कैश, किसी भी तरह का उसको कैश पेमेंट नहीं दे रहे फॉर द अनयूज एंटाइटलमेंट ऑफ लीव ऑन द लीविंग ऑफ सर्विस, यानी फ्यूचर के अंदर आपको यानी कोई भी इस तरह का आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहा फ्यूचर से रिलेटेड, तो क्या होता है उसे हम कहते हैं accumulated compensation absence।
थर्ड थिंग होती है नॉन एक्टिवेटेड कॉम्पनसेटिंग लाइसेंस, यानी जिसको आप एक्टिवेट नहीं कर सकते, अगर 1 साल के अंदर आपने उसको यूज नहीं किया तो आपकी वो अपने आप वेस्ट हो जाएगी। दर इज यहाँ पे लिखा है द रिप्रेजेंट्स अ पेड लीव ऑफ द एब्सेंस, यानी पेड लीव होता है that is subject to the provisions that the unavailed portions cannot be carried forward, यानी जो रजा जो छुट्टी आपने नहीं ली है वो छुट्टी आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगी, जिसे नॉर्मली हम कैजुअल लीव के नाम से जानते हैं। दिस एंटाइटलमेंट अक्रूवल टू द एम्प्लॉय ऑन एंड गोइंग बेसिस, और यानी ऑन गोइंग बेसिस पे आपको उसको यूज करता रहना पड़ता है। नॉर्मली कैजुअल लीव किसे कहते हैं? जो गवर्नमेंट ने यह बनाया था कि हम एक हम मानते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, और अगर सोशल एनिमल है तो बहुत सारे सोशल ऑब्लिगेशंस उसको कंप्लीट करने पड़ेंगे, जैसे कि किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी है, किसी की डेथ है, तो वहां पे आपको जाना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको साल में थोड़े बहुत दिन दिए जाते हैं जिसे कहते हैं कैजुअल लीव। ये कैजुअल लीव आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 1 साल के अंदर अगर आप उसे यूज नहीं किया तो वो लीव आपकी चली जाएगी, कैरी नेक्स्ट ईयर वो आपको ऐड करके नहीं दे सकते। तो ये ऑन गोइंग बेसिस पे चलता रहता है। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ बेनिफिट शुड बी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस एज फॉलोज। किस तरह से उसे एक्सपेंस भी दिखाएंगे देखते हैं। सबसे पहले इफ इन द फर्स्ट केसेस as and when the event of the carry forward occurs, that the event is entitled to employees is to be increase the leave entitlement as a future date। फ्यूचर के डेट में वो आप क्या करते हो उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, एंड द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, और जब पेमेंट कर दिया जाएगा उसको एक्सपेंस कंसिडर कर लेंगे। इन द इवेंट मे बी आइदर टू बी एनिवर्सरी ऑफ द सर्विस डेट फॉर द एम्प्लॉय, यानी 1 साल एनिवर्सरी ऑफ द डेट, यानी जिस दिन को आपने ज्वाइन किया है वहां से आपका 1 साल खत्म होता है, इसे कहते हैं एनिवर्सरी ऑफ द सर्विस डेट। और एट द एंड ऑफ द एनुअल पीरियड, या फिर आपका जो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च था उसके हिसाब से, वो पीरियड के हिसाब से एज प्रोवाइडेड इन द टर्म्स, आपको जिस तरह से बताया गया कि आपके ज्वाइनिंग से आपके लीव्स आपकी कंसिडर की जाएगी या फिर आपके अकाउंटिंग पीरियड से कंसिडर की जाएगी उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से लिखा है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर ए है इज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,40,000, उसकी 2,40,000 फीस है। इन एडिशन 1 मंथ फुल्ली कॉम्पनसेटेड लीव, उसके पास 1 महीने की छुट्टियां पड़ी, विच इज टू बी एक्यूमुलेटेड अप टू द 6 मंथ, 1 महीने से 6 महीने तक उसको कॉम्पनसेट कर सकते हो, यानी एक्यूमुलेट कर सकते हो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, यानी 12 महीने के साल के अंदर, पूरे महीने पूरे 1 साल के अंदर। मिस्टर ए अवेल्स ऑफ द 15 डे लीव्स, उसको उन्होंने 15 दिन की छुट्टी ले ली एंड एक्यूमुलेट द 15 डेज फॉर द फ्यूचर डेट्स, यानी फ्यूचर के लिए उसे 15 दिन की छुट्टी बचा के रखी। The employer will be recognized rupees 2,50,000 as a cost of short-term benefits. Short-term benefits consider करके 2,40,000 उन्होंने अलग से रख दिया, 2,50,000। किस तरह से लिखा हुआ है? That is the salary of rupees 2,40,000 paid to him during the year, and 10,000 being the half month salary to which he will entitled for the future day। यानी जो उसको 1 महीने की छुट्टी थी उसमें से 15 दिन की छुट्टी तो उसने ले ली, बाकी की जो 15 दिन की छुट्टी उसके पास पड़ी थी, अगर कंपनी को उसे पेमेंट करना है तो आप सोच लो कि पूरे साल का अगर 2,40,000 उसकी सैलरी है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी 12 महीने के हिसाब से 20,000 रुपए की सैलरी है ना, तो पर मंथ 20,000 हो गया, तो हाफ मंथ का हो जाता है 10,000 रुपए। तो कंपनी ने ये 2,40,000 तो उसकी सैलरी है, प्लस ये 15 दिन की सैलरी यानी 10,000 रुपए उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से 2,50,000 एक कंपनी ने अलग से रखे हुए हैं उसके हिसाब से, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के हिसाब से। इफ देयर आर 200 एम्प्लॉय, अगर ऐसे कंपनी में 200 एम्प्लॉय है who is on average has been unused the compensatory leaves for the 6 days each। कंपनी में अगर ऐसे लोग हैं कि जो अपनी कॉम्पेंसेटरी जो लीव्स है वो यूज नहीं करते, और लीव्स ऑफ द 6 डे ईच, द एम्प्लॉयज विल बी रिकॉग्नाइज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ, कितना हो जाएगा खर्चा, यानी अगर 200 रुपए के हिसाब से दिखा रहा है, यानी पूरे महीने का 10,000 रुपए 20,000 रुपए के है, उसके हिसाब से काउंट कर दिया 200 रुपए, तो 200 रुपए के हिसाब से हो गया, 200 एम्प्लॉई है, हर एक बंदा 6-6 दिन की छुट्टी देता है, तो कितना हो जाएगा 600 200, यानी 1,200 डेज की छुट्टी हो जाएगी। अगर 1,200 डेज को हम अगर कन्वर्ट कर ले तो 40 मंथ्स हो जाएगा,
अगर महीने का 20,000 जो अभी हमने मिस्टर ए की सैलरी कंसिडर की थी, तो एक महीने का 20,000 तो 40 महीने का के हिसाब से 8 लाख रुपए होते। In the second case, the cost should be recognized as an expense as and when the employee is aware or paid leave. जब उसको पेमेंट कर दिया जाएगा तब उसको हम एक्सपेंस की तरह कंसिडर कर दिए जाएंगे। तो ये 8 लाख रुपए यहाँ पे इस तरह से निकला। सो दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास की कंटिन्यू में ही है। मिस्टर इज एंड एंटाइटल 6 days पेड लीव ड्यूरिंग द ईयर, है ना, उसको पेड लीव दी जाती है। अगर 6 दिन की पेड लीव, तो ये समझ लो ये हमारा थर्ड टाइप का हो गया, विच इज ए नॉन एक्यूमुलेटेड एम्प्लॉय। पेड लीव होता है वो एक्यूमुलेटेड नहीं होता एंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज 2,40,000 एज ए कॉस्ट फॉर द बैंक। तो ये 6 दिन की छुट्टी भी भले ही दी गई है, लेकिन वो आपको एक्यूमुलेटेड नहीं होगा, उसकी कॉम्पनसेशन नहीं होगा, तो सिर्फ उसकी जो सैलरी है वही आपका पेमेंट होगा 2,40,000। ये 6 days पे लीव का उसको कुछ नहीं मिलने वाला ड्यूरिंग द ईयर बाय द स्टेट। इन द फर्स्ट केस एम्प्लॉयर विल बी बेयर एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 10, यानी पहले केसेस में क्या होता था, वो टाइप 1 की थी तो उसको 10,000 रुपए का खर्चा कंपनी को लगता था एडिशनल। एंड इन द सेकेंड केस देयर इज ए नो एडिशनल कॉस्ट, और कोई एडिशनल कॉस्ट लगता है क्योंकि टाइप 2 का था, ओके, जो एक्यूमुलेटेड नहीं होता, जिसे हम पेड लीव कहते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल ये रहता है, वो एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर 2018-19 में ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। क्वेश्चन हमारे पास था कि एक्स लिमिटेड एज एन 100 एम्प्लॉय, कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय है। ईच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 10 days सिक लीव, सबको 10 दिन की बीमारी की छुट्टी मिलती है ईच ईयर, हर साल। अनयूज्ड सिक लीव्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट 1 year, आप 1 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एज एम्प्लॉय अवेल द कैरी फॉरवर्ड लीव ओनली इफ द करंट ईयर्स एंटाइटलमेंट फॉल शॉर्ट। अगर हाँ, ये जो कंपनी ने रूल बनाया हुआ है कि अगर नेक्स्ट ईयर अगर आपका शॉर्ट हो जाता है, यानी कि देखो हर साल यहाँ पे कंपनी में लिखा हुआ है कि 10 दिन की मिलती है। सपोज 2022 में उसको 10 दिन की छुट्टी दी, उसको एक भी दिन वो बीमार नहीं हुआ, तो वो 2023 में कैरी फॉरवर्ड हो जाए। लेकिन वो कब यूज होगी, यानी 2023 की 10 लीव तो उसको भी मिलेगी, वो 10 दिन यूज हो जाने के बाद अगर शॉर्ट पड़ जाता है तो ये 2022 के जो 10 दिन की छुट्टी उसकी पेंडिंग है वो यूज कर सकता है। Of the leave history is required. On December 31st, 2022, the average unused sick leaves is at 2 days per employee. On an average, company में 2 दिन की सबकी बाकी। The management based on this experience, कंपनी के पिछले सालों का अनुभव है, he estimated that in the year 2023, only 10% of employee will be used 1 day from the carry forward। यानी नेक्स्ट ईयर की कंपनी क्या करेगी, 10 दिन की छुट्टी होगी, उसमें से एक दिन ज्यादा छुट्टी लेंगे, ऐसे सिर्फ 10% लोग, कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है उसके 10% लोग ये यूज करेंगे, ओके। एंड द रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इज नॉट रिक्वायर्ड मोर देन 10 days इन 10 days लीव। बाकी के जो एम्प्लॉयज है 90%, उनको जरूरत नहीं पड़ती कि भाई जो 10 दिन की छुट्टी मिलती है वही उसके लिए काफी। इन ईयर 2023 फॉर्म विल बी पेइंग टोटल, कितना पेमेंट करेगी एज एन एडिशन, यानी अगर देखो 100 लोग ऐसे हैं, 100 एम्प्लॉइज है, यहाँ पे पहले ही बता दिया था एग्जाम्पल पे 100 एम्प्लॉइज है, 100 एम्प्लॉइज का 10% होता है, इसका मतलब होता है 10, ओके। और ये 10 लोग जो होते हैं उसको एक एक दिन की ज्यादा छुट्टी की जरूरत पड़ती है, तो 10 into 1 हो जाएगा 10, और 10 days of pay as a result of the unused entitled accumulated at the December 31st। यानी 10 दिन की छुट्टी ऐसी होगी जो एक्यूमुलेटेड रहेगी 2022 के एंड तक। तो ये एग्जांपल है, ओके। तो इसका सॉल्यूशन है, इफ एन एवरेज पेमेंट फॉर एम्प्लॉय इज अ डेज इज ₹100, अगर 100 रुपए अगर उसको पेमेंट किया जाता है, द फॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द लायबिलिटी फॉर 1000। क्यों, क्योंकि 10 दिन की छुट्टी बच जाती है, तो 100 रुपए के हिसाब से उसका 1000 रुपए उसकी कंपनी की लायबिलिटी बनती है कि वो उसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। Therefore, expense on salaries and wages to be recognized as profit and loss account for the current year is the total of the amount paid or payable for the current year 22। 2022 का जो आपको टोटल पेमेंट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, वो आपकी सैलरी एम्प्लॉय सैलरी यानी सैलरी जो आपने पेड कर रखी है वही होगा, और पेबल जो है ये इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा 1000 रुपीज, एंड इट इज 1000
The rupees 1000 is provision for the additional amount is to be paid in 2023. 2023 में उनको ये 1000 रुपए पे करना है. As a result, is unused entitled accumulated as a December 31st. यानी साल के आखिर में, पिछले साल के आखिर के अंदर आपके 10 दिन का था और छुट्टी आपके लोगों की आपके पास पेंडिंग पड़ी हुई है, जो आप 2023 के अंदर आप उसको पेमेंट करना है. तो वो 1000 आपकी लायबिलिटी की तरह आपको लिखना है. तो इस तरह से ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन होता है. ऐसा ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं. इंडुका लिमिटेड एज एन द policy for allowing the employee to carry forward unused sick leave for the another calendar year. यानी एक कैलेंडर ईयर में अगर आप कोई बंदा बीमार नहीं पड़ता तो वो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में उसको यूज कर सकता है. इट बिकम द शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंस. ये शॉर्ट टर्म एब्सेंस होता है एंड इट इज अ वेस्टिंग टाइप ऑफ, यानी वेस्टिंग टाइप है. ओके, इसका मतलब होता है कि वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता. एंड वेस्टिंग टाइप एंड सच दैट इट इज एन एम्प्लॉई कैन टेक द पेमेंट if he leave the company at the end of 2020. यानी अगर वो कंपनी छोड़ के चला जाता है तो ऐसे केसेस में वो अपना पैसा ले सकता है जितनी उसकी लीव्स पेंडिंग पड़ी हुई है उसके बाद. इंदुका लिमिटेड कंप्यूट दैट द 100 days ऑफ द सिक लीव्स नीड टू बी कैरी फॉरवर्ड. 100 दिन की छुट्टी ऐसी है कि उसको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, विच इफ एनकैश इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट ऑफ द कंपनी विच इज 40,000. अगर उसको लोगों ने एनकैश करवा दिया तो 40,000 रुपए कंपनी को पे करना पड़ेगा. ओके, तो शुड द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ऑफ द ईयर 2023. सो 2023 के अंदर उसको खर्चे के हिसाब से दिखाया जा सकता है. क्वेश्चन है ऐसा. सो आंसर इज यस. वो 2023 के अंदर आपको खर्च के हिसाब से दिया जाना पड़ेगा क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं है, सॉरी ये वेस्टिंग है. तो इस तरह से आपका करंट ईयर का ही खर्चा उगाना जाएगा. तो 2023 का जो कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है वो विड्रॉल भी कर सकते हैं लोग एंड ऑफ द ईयर, तो आपको उसे एक्सपेंस की तरह कंसिडर करना पड़ेगा. तो ये आंसर है इसका. अच्छा, व्हाट शुड बी द डन. द एम्प्लॉय कैन नॉट टेक लीव ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर आउट ऑफ अनयूज्ड एंटरटेनमेंट एंड दैट हैव टू बी एक्यूमुलेटेड द एंड ऑफ 23. अगर लोग यूज नहीं करेंगे, वो अनयूज्ड जो लीव है उसका अगर एडवांटेज नहीं लेंगे और उसको एक्यूमुलेटेड अनयूज जो है उसको एक्यूमुलेटेड करेंगे एट 2023 तक, तो क्या होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर है हमारे पास. इट शुड बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेशन एंड डील विद द एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट which require to be considered the same while determining the profit and loss of the period in which such changes take place. यानी जब ये चेंजेस हो जाएगा तो एज पर AS5 आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. So adjust with the employees benefit recognitions for the year 2024. यानी 2023 का जो लीव रहेगा वो अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो 2024 में जाएगा अगर उसका अकाउंटिंग चेंजेस यानी अकाउंट में चेंजेस आ गए तो. ओके, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसी तरह का एग्जाम्पल है, कॉलेज एग्जाम्पल है. इसे कहते हैं एनडीए लिमिटेड हैज एन 1000 एम्प्लॉय. कंपनी में 1000 एम्प्लॉय. Each employee is entitled to 10 days जो आपका कैश विड्रॉल होता है इट्स ईच ईयर और कैजुअल है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, 10 days कैजुअल लीव फॉर द ईच ईयर. अनयूज्ड कैजुअल लीव लैप्स एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर. यानी अगर आपने उसको यूज नहीं किया, एक साल की 10 आपकी कैजुअल लीव हुई, लेकिन अगर आपने वो यूज नहीं की तो लैप्स हो जाएगी. ओके, सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द सेम. तो इसके अंदर क्या कह सकते हो आप. तो इसके लिए हमारे पास आंसर है कि एनडीए लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर. कितना पेमेंट करना है वो करने अकाउंट करने की जरूरत नहीं है टुवर्ड्स द कॉम्पनसेटेड एब्सेंस दैट इज कैजुअल लीव, बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द सेम एज अ सेपरेट पॉइंट दैम इन द पीरियड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेपरेटली उसको लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज इंक्लूडेड इन द टोटल एम्प्लॉइज कॉम्पनसेटेड प्रेजेंटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस. जो कॉम्पनसेशन आपने पे किया है उसके अंदर ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर दिया गया है, तो उसे अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है. तो ये एक हमने एग्जाम्पल. और एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल है वाई लिमिटेड हैज अ 500 एम्प्लॉय. कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉय एंड ईच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू 30 days ऑन लीव ईच ईयर. यानी एक साल में उनको 30 दिन की छुट्टियां मिलती. अंडर दिस स्कीम ईच एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू एक्यूमुलेटेड लीव. और हर एक एम्प्लॉय को बोला गया अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो एक्यूमुलेट होती जाएगी.
The enterprise allow encashment of the accumulated leave when the employee leaves the enterprise. अगर वो कंपनी छोड़ के जा रहा है तो जितनी भी छुट्टियां उसकी accumulate हुई है यानी कंबाइन हुई है उसका उनको पैसा दे देगा. However, the under this scheme cash payment is limited for the 300 days of accumulated on leave. यानी और एक शर्त भी रखी गई है लेकिन कि आप जब आप कंपनी छोड़ के जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको सिर्फ 300 दिन की छुट्टी के पैसे मिलेंगे, बाकी के नहीं मिलेंगे. सो हाउ वुड यू डील विद दिस सिचुएशन, किस तरह से इसकी एंट्रीज दिखाई जाएगी अकाउंट में, तो देखते हैं. So the entitlement for the encashment of leave should be classified as a long-term employees benefit. इसे हम long-term employees benefit को मानेंगे. And because it does not fall due wholly within the 12 months. यानी ऐसा नहीं है कि आपको 2022 की 2023 में या फिर 24 के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी. ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. तो ये 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू नहीं हो जाता. एंड ऑफ द पीरियड इन विच द एम्प्लॉइज आर रेंडर्ड रिलेटेड सर्विस, यानी जब वो जॉब करता है तभी विद इन 12 मंथ्स को पेमेंट नहीं दिया रहता, वो आपको कैरी फॉरवर्ड दिया रहता है, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में कंसिडर कर दिया जाता है. सो अकॉर्डिंगली द एंटरप्राइज मेजर द लायबिलिटी यूजिंग द एक्चुअल मेथड minus the fair value of the assets created to enables the enterprises to setting up an obligation. यानी वो ऑब्लिगेट करने के लिए जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से कुछ एक्चुअल मेथड से उसका काउंटिंग किया जाएगा, उसमें से फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस कर दी जाएगी टू सेटिंग एन ऑब्लिगेशंस व्हेन वी अराइज, जब वो रिटायरमेंट होगा तब के बारे में बात करेंगे. इस तरह से उसके अंदर पॉइंट होता है. सो फॉर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान के बारे में बात करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हैव अ गुड डे.